दोस्तों ये वीडियो में स्टॉक फंडामेंटल को लेके कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे जहाँ पे कंपनी वैल्यूएशन को आपको कैसे देखना है। कोई किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन आपको करना है तो कौन सी चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। ये वीडियो को देख के आपको ये पता चलेगा। इसके बाद ना ही आपको कोई रिसर्च एजेंसी से आप रिकमेंडेशन लेना है या फिर कुछ और करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें हैं जो आपको देख लेनी है। वो चीजें देखने के बाद आप खुद से टोटल जो भी स्टॉक है उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे। तो उसमें से पहला है ईवी एबिटा रेशियो। अब ये ईवी एबिटा रेशियो क्या होता है, तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ईवी क्या होता है। ईवी प्राइस वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसके हिसाब से आपको कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन माने कंपनी के जितने भी स्टॉक्स है, शेयर है, वो शेयर को गुना जाएगा उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसके साथ, और उससे मिलेगा आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंपनी के जो डेट है वो डेट जोड़े जाएंगे। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी हो सकते हैं, तो वो जोड़ने पड़ेंगे। मीन्स कंपनी ने लोन वगैरह ले रखा है तो वो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब कंपनी को आप उसका एंटरप्राइज वैल्यू लगाते हो तो उसमें सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं, लेकिन उसका जो डेट है उसको भी लेके आना है आपको। और उसमें से कंपनी के पास जो भी कैश या कैश इक्विवेलेंट है उसको माइनस करना है। अब इस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें डेट जोड़ना है, डेट प्लस करना है, और उनका जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट है उसको घटाना है, तो आपको मिल जाएगा एंटरप्राइज वैल्यू। अब देखते हैं एबिटा क्या होता है। एबिटा होता है कंपनी का जो भी रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू में से जो भी उनके कैश एक्सपेंसेस है वो कैश एक्सपेंसेस घटाओगे तो आपको मिलेगा एबिटा। ओके, वो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एमोटाइजेशन। ओके, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। ओके, तो ये होता है एबिटा। तो मीन समझ लीजिए कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से जो भी उसके कैश एक्सपेंसेस है, ऑपरेशनल कैश ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, वो घटाने पड़ेंगे तो आपको एबिटा मिल जाएगा। और ईवी को डिवाइड करोगे आप एबिटा से तो आपको रेशियो मिलेगा। अब इसी तरह से दूसरा एक रेशियो है वो भी आपको देखना है, जिसे कहा जाता है पैग रेशियो। पैग रेशियो होता है कंपनी का जो पी होता है। ओके, प्राइस टू अर्निंग रेशियो माने। ओके, कंपनी का जो पी होता है डिवाइडेड बाय ग्रोथ। अब जहां तक बात है ग्रोथ की, तो यहां पे हमें लेके चलना है कि ग्रोथ होगी रेवेन्यू ग्रोथ, और होगा रेवेन्यू ग्रोथ होगा और प्रॉफिट ग्रोथ होगा। तो कंपनी का तकरीबन 7 साल का जो डेटा है आपको देखना है, और कंपनी का जो ग्रोथ है, ओके, कंपनी का जो ग्रोथ है एवरेज 7 साल का जो भी है उससे 2 गुना आपका पी रेशियो होना चाहिए। इसे को ये जानना है कि मल्टी बैगर स्टॉक हमें कैसे मिल जाए। तो मल्टी बैगर स्टॉक आपको ढूंढने हैं तो कुछ कुछ मीन्स अपने हिसाब से आपको एनालिसिस करना है, कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। ओके, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए, पहले तो आपको स्टॉक में देखना है कि क्या उसका मोनोपोली है क्या। जैसे आईआरएफसी की बात करें, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब आईआरएफसी क्या करता है, आईआरएफसी जो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है वो ओनली रेलवे को ही, रेलवे को अगर लोन लेना है तो कोई उन्हें लोन रेलवे जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उनको लोन लेना है तो कोई उनको लोन नहीं दे सका। उनको ये जो आईआरएफसी है उसकी मोनोपोली हो गई। इंडियन रेलवे को तो और कोई लोन दे नहीं सकता। ओके, रेलवे को कोई आएगा नहीं, कोई कंपटीटर है ही नहीं। ओके, आपको सिर्फ ये देखना है कि इंडियन रेलवे क्या ग्रोथ कर रहा है, डिपार्टमेंट से क्या न्यूज आ रहे हैं, डिपार्टमेंट के फ्यूचर जो प्रोग्राम्स है या फ्यूचर जो एक्सपेंसेस है कहाँ पे वो खर्च करने वाले, वो देखने वाली चीज़ है। अभी आप देखोगे तो इंडियन रेलवे में काफ़ी मेजर चेंजेस भी हो रहे हैं। आप देखोगे कि इंडियन रेलवे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी सुधार कर रही है। अब देखिए रेलवे में जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से आईआरएफसी का अभी उसका मोनोपोली भी है और अभी ग्रो भी कर रहा है। वही वो टोटली मीन्स कोई कंपटीटर तो है ही नहीं, तो वो ग्रो करने वाला है। तो अगर आईआरएफसी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए बेहतर रहता है। तो अभी के वक्त पे आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सिनारियो बता रहा हूं कि आपको इस हिसाब से स्टॉक को ढूंढना है। मल्टी बैगर ऐसे ढूंढे जाते हैं
फिर उसका हमने देखा ईवी एबिटा जो होता है, पैग रेशियो है, उसका पी देख लीजिए, और भी कुछ चीज़ें, उसका नेट प्रॉफिट क्या है, उसका सेल्स कितना बढ़ रहा है, प्रॉफिट कैसे आया हुआ है, ओके, कंपनी के क्या बोरोइंग्स है, और कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस क्या बता रहा है, बैलेंस, वो सारी चीज़ें देखोगे। लेकिन ये चीज़ें भी देखने वाली होती है, तब जाके आपको जो सनराइज स्टॉक है वो मिलेंगे। तो एयरटेल जियो को देख लीजिए अभी, ओके, एयरटेल जियो उसका कोई कंपटीटर है ही नहीं अभी। आइडिया वोडाफोन था, वो साइड पे हो गया है। ना ही उनके सिम वगैरह बिक रहे हैं अभी, नजर भी नहीं आ रहा है कि वोडाफोन कहाँ है और आइडिया कहाँ पे है, ओके। और वैसे ही बीएसएनएल कुछ नए नए फंडे ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी जो मोनोपोली है जिसकी, वो है जियो और एयरटेल। जहाँ तक बात है जियो की, तो आई थिंक मैंने आज सुबह ही कुछ सुना था, मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन राउंड अबाउट 43 करोड़ उनके पास सब्सक्रिप्शन है, और उसके साथ वो कई सारे सब्सक्रिप्शन और भी बेच रहा है। तो उनके कई सारे प्लान हैं, और एक तरह से समझ लीजिए जियो और दूसरा नंबर हम एयरटेल ही बोल दें, तो उनका मोनोपोली क्रिएट हो चुका है। अब एक बैंकिंग स्टॉक की भी बात कर ले तो बैंकिंग स्टॉक है फेडरल बैंक। अब आप कहोगे फेडरल बैंक में कहाँ से इसे मल्टी बैगर कंसिडर कर सकते हो और सनराइज प्लेयर इसे कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, फेडरल बैंक अभी जो एक कॉन्सेप्ट है, नियो बैंक का कॉन्सेप्ट है। नियो बैंक वो बैंक नहीं होता, लेकिन किसी और बैंक बैंक की जो फैसिलिटी है होती है वो प्रोवाइड करता है, और टोटली ऑनलाइन बैंकिंग होता है। और इस तरह के प्लेटफॉर्म की बात करें तो मैं आपको बोल सकता हूँ, एक है जुपिटर और है एफआई मनी। ये जो ऐप है आप डाउनलोड करोगे तो जुपिटर एक तरह का वो बैंक नहीं है, लेकिन फेडरल बैंक के साथ जुड़ के आपको बैंकिंग की सारी सर्विसेज, मीन्स बैंक, फेडरल बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना है, ऐसे तो ऑनलाइन बैंकिंग की सारी जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करता है। और जो चीजें, फेडरल बैंक भी एक ऐसा प्लेयर है जो नियो बैंकिंग के साथ अभी ज्यादा जुड़ा हुआ है, ओके, उसका बिजनेस नियो बैंकिंग से रिलेटेड है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से फेडरल बैंक भी, अब जो अभी जो चेंजेस हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, जो चेंजेस हो रहे हैं, जो डिजिटलाइजेशन वगैरह कुछ हो रहा है, उसके हिसाब से फेडरल बैंक को आप सनराइज स्टॉक कंसिडर कर सकते हो। कैम्स क्या करता है? तो कैम्स एक तरह का रजिस्ट्रार है, जो भी सिक्योरिटीज है, इनटेंजिबल सिक्योरिटीज माने स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड है वगैरह, उसका जो रिकॉर्ड वगैरह रखा है, तो रजिस्ट्रार है ये, ओके। तो उसका भी कोई कंपटीटर नहीं, कोई और रजिस्ट्रार है ही नहीं कैम्स के अलावा। तो वो भी उसने मोनोपोली क्रिएट कर ली, और अब तो रजिस्ट्रार है, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो रखा जाता है सीडीएसएल और एनएसटीएल में, सॉरी कैम्स में वो सिर्फ रजिस्ट्रार है, ओके। और सीडीएसएल और एनएसटीएल वहां पे डीमटेरियलाइज फॉर्म में आपके जो भी स्टॉक्स हैं या यूनिट्स है वगैरह, वो सारी चीजें सीडीएसएल और एनएसटीएल हैंडल करता है। तो देखिए उनकी भी मोनोपोली है, ओके, वो भी मोनोपोली क्रिएट करते, कोई और कंपटीटर है नहीं। तो ये सारे मोनोपोली वाले स्टॉक थे, जिसमें आप देख रहे हो कि कोई और इंडस्ट्री है नहीं, उनका कंपटीशन किसी के साथ है नहीं, तो वो सनराइज स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हो, मल्टी बैगर के लिए उसको देख सकते हो। देन अगर सनसेट इंडस्ट्री प्लेयर्स हम बोलेंगे, जो अभी तो ग्रो हो चुके हैं, और एक तरह का बोलो कि कभी भी उनका जो प्लेस है, क्योंकि कुछ स्टॉक है जो चेंजेस आए हैं इंडिया में, इकोनॉमिक चेंज और दूसरे जियोग्राफिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से ये जो स्टॉक है सनसेट इंडस्ट्री वाले जो स्टॉक, वो समझ लीजिए कि वो ऐसे स्टॉक है कि उनका प्लेस कभी भी कोई ले सकता है, लेकिन अभी के लिए उन्होंने मोनोपोली क्रिएट करके रखा हुआ है, वो है कॉल इंडिया। कॉल इंडिया आप देखिए, अब कॉल का रिप्लेसमेंट क्या आ गया है, आप देखिए एनर्जी स्टॉक्स। अभी एनर्जी सेक्टर काफी बढ़ रहा है, तो उसमें एनर्जी में आप देखोगे कि सोलार पे काफी फोकस किया गया है, कई गवर्नमेंट स्कीम भी इस पे लॉन्च की गई है, ओके। तो सोलार पे अभी काफी फोकस हो चुका है, तो उस हिसाब से कॉल का वो रिप्लेसमेंट हो सकता है, ऐसा अभी के लिए हम देख सकते हैं। तो उसी लिए कॉल इंडिया भी मोनोपोली तो क्रिएट करता है, लेकिन फिर भी वो सनसेट इंडस्ट्री प्लेयर में हम कंसिडर कर सकते हैं, तो वो भी एक मल्टीबैगर हो सकता है आपके लिए। देन पीवीआर एंड आइनॉक्स, जो पीवीआर और आइनॉक्स ने अपना जो इमेज क्रिएट करके रखा हुआ है, खुद का जो एक ब्रांड नेम है पीवीआर आइनॉक्स का, और तो उस हिसाब से भी अगर देखोगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इनका बड़ा नाम है, तो अभी वही मोनोपोली क्रिएट करते हैं, लेकिन उनका कोई भी प्लेस ले सकता है फ्यूचर में। अगर कोई
ऐसा कंपनी है जो इनको कंपटीशन दे सके, तो वो पॉसिबल है अभी के लिए, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है और जो चेंजेस हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में। ओके, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके भी हम देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए पीवीआर और आइनॉक्स को हम कंसिडर करेंगे। सनसेट इंडस्ट्री प्लेयर्स उनको कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को आप देखो तो आपको उस तरह से देखना है, मल्टीबैगर ढूंढना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो जो स्टॉक है या वो जो इंडस्ट्री है या फिर वो कंपनी है, वो रिकरिंग इनकम जनरेट कर रही है क्या, वो भी देखना है आपको। रिकरिंग इनकम होना चाहिए। जैसे देखिए एयरटेल जियो को आप देख लो तो उनके पास रिकरिंग इनकम है, वो कई सारे प्लेटफॉर्म के साथ उनका जॉइंट वेंचर है। वो लाते हैं कि आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने फ्री दिए जाएंगे और ये इतना रिचार्ज करो, ये क्या होगा कि जो उनका कंज्यूमर है वो रिकरिंग इनकम उनको दे रहा है। ओके, हर महीने उनका रिचार्ज वगैरह हो, तो आप ऐसा स्टॉक ढूंढो जहां से रिकरिंग इनकम भी बन रही है। उनकी मोनोपोली तो है लेकिन रिकरिंग इनकम। अब उसमें देख लें, ऑटोमोबाइल ले लो आप, तो ऑटोमोबाइल्स में आप क्या देखोगे कि देखिए सेल्स उनका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो देखा जाता है। सेल्स के अकॉर्डिंग उनका ग्रोथ हम कंसिडर करते हैं, प्रॉफिट वगैरह देखते हैं। तो देखिए ये तो नहीं कि एक बार आपने कार परचेज कर ली फिर उसको लेके कोई खर्च वगैरह है कि नहीं है, उसको लेके कोई मीन्स वो ऐसा कोई एड ऑन सर्विसेज देता है कि नहीं। तो एड ऑन सर्विसेज का आप जमाना है, आप कार परचेज करोगे फिर उसके ऊपर कुछ कुछ ये सोचना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा है कि ऑटोमोबाइल्स में आपको ये चीज है। ऑटोमोबाइल तो पूरा सेल्स पे फोकस रहा है, उनका सेल्स कितना रहा ये क्वार्टर में या फिर महीने में या फिर एक साल में। ओके, तो उनका पूरा फोकस सेल्स पे रहता है, वहीं से आप, लेकिन रिकरिंग इनकम वहां से जनरेट नहीं हो रही। तो देखिए ये नहीं कह रहा हूं मैं कि रिकरिंग इनकम ना हो वो वाली कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स देखने हैं। लेकिन ये चीजें भी देख लो, आप अगर स्टॉक में इन्वेस्ट ही कर रहे हो तो ये भी देख लो कि मल्टी बैगर स्टॉक में किसे कहूंगा को जो रिकरिंग इनकम भी जनरेट कर रहा है। ओके, एक बार कंज्यूमर आपके पास आता है फिर बार बार वो आना चाहिए। एक छोटा सा मैं चेकलिस्ट दे दूंगा आपको कि क्या क्या चीजें आपको देखनी है। पहली तो मोनोपोली और ड्यूओपोली होनी चाहिए स्टॉक में। माने स्टॉक खुद जो है या कंपनी जो है उसकी मोनोपोली है जिस इंडस्ट्रीज में वो काम करता है। या फिर ड्यूओपोली हो सकती है, मीन्स दो कंपनी जुड़ गया, तीन कंपनी जुड़ के साथ में काम करे, उनका मीन्स उन्होंने मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई, तो ये हो सकता है। तो मोनोपोली ड्यूओपोली वाले जो स्टॉक है उसको ढूंढ लो आप। उनका स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए उनके इंडस्ट्रीज में या उनके सेक्टर्स में। ओके, उनके जो पीएस है उसके सामने स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एडवांटेज कुछ होना चाहिए। जैसे उसका जो ग्रोथ है वो फास्ट होना चाहिए। 5 साल का डेटा देखो कि उनका प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हुआ है, सेल्स में, और प्रॉफिट और सेल्स हैंड इन हैंड चल रहे हैं क्या, वो भी देखना है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक है उसका लो कॉस्ट कम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए जियो, जियो काफी लो कॉस्ट में आपको चीजें प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो लो कॉस्ट कंपिटिटिव एडवांटेज है। अभी जियो कोई ना नहीं बोलेगा कि मेरे पास जियो का कार्ड नहीं है, जियो का सिम मैं यूज नहीं करता, ऐसा हार्डली आप किसी को ढूंढ पाओगे। ओके, तो वो लो कॉस्ट कंपिटिटिव एडवांटेज है उसका, वो उसकी इंडस्ट्री में। देन इंडिगो को देख लीजिए, इंडिगो जो फ्लाइट है। डीमार्ट को देख लीजिए, डीमार्ट की तो समझिए मोनोपोली तो है लेकिन लो कॉस्ट कंपिटिटिव एडवांटेज, वो सबसे लो कॉस्ट में चीजें आपको प्रोवाइड करता है, तो वो डीमार्ट भी है। आईआरएफ से हम बात कर ही चुके हैं, आईआरएफ से आपने देख लिया कि उसका वो तो कंपिटिटिव एडवांटेज वही अकेला ही है वो वाले सेक्टर में, रेलवे को फाइनेंस करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं वो आपको देखनी है, ये आप चेकलिस्ट कंसिडर कर सकते हो किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढने के लिए। कंपनी की जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, मीन्स कुछ ऐसी लायबिलिटी, फ्यूचरिस्टिक लायबिलिटी जो उनको पे करनी ही पड़ेगी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में हम बोलेंगे कोई लॉ सूट उनके ऊपर चल रहा है क्या। ओके, तो वो भी आपको देखना है, क्योंकि उनकी कंटिंजेंट लायबिलिटी बन सकती है, किसी और कंपनी ने क्लेम वगैरह कर दिया, किसी भी तरह का उन पर क्लेम चल रहा है, लॉ सूट चल रहा है, और हो सकता है फ्यूचर में इनमें बड़ी पेमेंट तो नहीं करनी है। तो ये आपको नजर आएगा एनुअल रिपोर्ट में। ओके, आप जनरली उसे नहीं देख पाओगे, वो एनुअल रिपोर्ट में ही आपको मिलेगा। तो एनुअल रिपोर्ट भी आपको पढ़ना है कि एनुअल रिपोर्ट में कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी तो नहीं है ना,
क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि वो जो लॉ सूट चल रहा है, समझ लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो हार गए और बड़ी अमाउंट उनको कॉम्पेंसेट करनी पड़ी, तो वहां पे लॉस कौन करेगा? उनका जो इन्वेस्टर होगा वही लॉस करेगा। ओके, तो वो आपको देख के चलना है, एनुअल रिपोर्ट को भी पढ़ना है। अब ये भी देख लीजिए कि कंपनी अगर लोन वगैरह भी लेके रखा हुआ है, कि लोन के साथ साथ उनकी रेवेन्यू भी बढ़नी चाहिए और साथ ही साथ प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। ये ना हो कि कंपनी लोन लेती ही जा रही है और रेवेन्यू नजर नहीं आ रही है, ना ही कोई प्रॉफिट बन रहा है। तो ये तो वही बात हो गई कि ये एक क्रेडिट हंग्री स्टॉक है। ऊपर से भले ही कुछ भी नजर आता है, क्योंकि देखिए मार्केट में डिफरेंट तरह की हवाएं चलाई जाती है, हवा चलती नहीं, चलाई जाती है। ये में इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये स्टॉक गिर जाएगा, ये बढ़ जाएगा, न्यूज वगैरह कुछ चीजें होती है वो मैनिपुलेट हो जाती है। वो रिटेलर को ये नहीं पता होता। रिटेलर मैंने ज्यादा देखे हैं कि वो एक तरह से सबको फॉलो करते हैं। वो उनकी ट्रेडिंग क्राउड ट्रेडिंग ही होती है। ओके, वो क्राउड में ही सारे जो दूसरा बंदा करता है वही सारे जो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वही देखते हैं। लेकिन आप जिस हिसाब से मैंने बताया उसमें आप खुद रिसर्च करो, ये सारी चीजें देख लो। अब कुछ चीजें होती है वो कुछ इंडस्ट्री को ही एप्लीकेबल रहती है। जैसे हम बात कर ले बैंकिंग स्टॉक्स की, बैंकिंग में आपको एनालिसिस करना है तो उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि वो ना ही कुछ मैन्युफैक्चर है, ना ऐसा कुछ है, और उनका बिजनेस ही डिफरेंट है। इसलिए बैंकिंग स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या देखना है कोई स्टॉक पिक करने से पहले, कि पहले तो देखिए उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और लोन और एडवांस का जो बिजनेस है उसमें क्या इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, और ये दोनों का डिफरेंस जिसे बोलते हैं नेट मार्जिन, हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ओके, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखना है। अब इसको सिंपल से समझना है तो समझ लीजिए एक होता है काशा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो बैंक में खुलवाए जाते हैं, तो वो कासा रेशियो होता है, जहाँ पे ये देखना होता है कि कासा बड़ा होना चाहिए कासा रेशियो में, करंट अकाउंट ज़्यादा होने चाहिए, सेविंग अकाउंट जितने कम रहेंगे उतना वो बैंक के लिए बेहतर रहता है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स बैंक का एक्सपेंस। और जहां तक बात है उनके अर्निंग की या रेवेन्यू की, तो वो होगा उनका जो लोन और एडवांस आपको देते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, उसमें से जो अर्न करते हैं इंटरेस्ट वो अर्न करते हैं। ओके, वो जो इंटरेस्ट होता है वो होता है उनका रेवेन्यू। अब उनका जो रेवेन्यू है उसमें से आप एक्सपेंस निकालोगे तो आपको मिल जाएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ओके, नेट प्रॉफिट उसे ही बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये तीनों चीजें भी आपको देखनी है कि उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना है कोई बैंकिंग स्टॉक का, फिर उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, और कितने लोन और एडवांसेस उसने फाइनेंस कर रखे वो भी देखना है थोड़ा। एनपीए देख लीजिए, 90 दिन के बाद भी अगर किसी लोन का पेमेंट नहीं हो रहा है, ईएमआई नहीं मिल रहा है उनको, तो वो वाले केस में उसे एनपीए का केस कंसिडर किया जाता है। तो एनपीए का फिगर भी आप देख लीजिए कि क्या एनपीए का फिगर बढ़ा हुआ है क्या। अगर बढ़ा हुआ है तो उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उनके पास ही पैसे नहीं आ रहे, तो वो कैसे ग्रो करेगा वो वाला स्टॉक। अब एनपीए जो हमने बात की वो तो ग्रॉस एनपीए हो गया, एनपीए के साथ उनका नेट एनपीए कितना है, क्योंकि बैंक्स क्या करते हैं उनके फ्यूचरिस्टिक कुछ एक्सपेंस होती है उसके लिए भी वो प्रोविजन करके रखते हैं। उनको पता है कि कुछ कुछ हमारा बिजनेस है वो एनपीए रहेगा, उसमें से हम लोन तो दे देंगे लेकिन वो एनपीए हो ही जाएगा। सभी तो लोन रीपेमेंट करते नहीं है, सेटलमेंट का केस हो जाएगा, ये हो सकता है कई सारे। इसीलिए फ्यूचरिस्टिक जो एक्सपेंस होते हैं उसको लेके वो प्रोविजंस करती है। तो आपका जो ग्रॉस एनपीए उसमें से जो फ्यूचरिस्टिक जो प्रोविजंस है उसको घटाओगे आप, तो आपको मिल जाएगा नेट एनपीए। तो वो भी देख लीजिए कि फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंस उनका प्रोविजन कितना करके रखा है, क्रॉस एनपीए में से उसको घटाओगे तो आपको नेट एनपीए मिल जाएगा। तो वो भी आपको देखना पड़ता है जहां तक बात है बैंकिंग स्टॉक की। तो ये भी देखना है कि ये पर्टिकुलर बैंक है वो किस तरह की लोन दे रही है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, कई तरह की लोन होती है। ओके, तो ये किस तरह की लोन दे रही है। अगर ज्यादातर जो लोन दी जाती है वो लोन नॉन कोलेटरल होगी,
तो वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। उसी वजह से ये जो पर्सनल लोन होती है, बिजनेस लोन होती है, जिसमें कोई कोलेटरल नहीं होता है, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और उसी में बैंक ज़्यादा अर्न करती है। बैंक ज़्यादा भी उसी में अर्न करती है। तो वो भी आपको देखना है, क्योंकि देखिए मॉर्गेज वगैरह होगा तो उसके सामने तो सिक्योरिटीज, चाहे वो प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, या कोई मूवेबल एसेट हो सकती है। ओके, तो वो सिक्योरिटी के तौर पे मीन्स कॉलेटरल पर दिए जाते हैं। तो उनका जो बिजनेस है, कहाँ से बिजनेस ज़्यादा ग्रो हो रहा है, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन ज़्यादा ग्रो हो रहा है और उसमें से एनपीए भी कम हो रहा है, तो वो वाला बैंकिंग स्टॉक बेस्ट है, क्योंकि वो अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा अर्निंग कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका जो स्टॉक की प्राइस है वो भी बढ़ेगी। तो इस तरह से किसी भी तरह का स्टॉक है उसका थोड़ा बहुत आप एनालिसिस कर सकते हो। थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी कुछ पैरामीटर्स है, वो भी आपको देखने रहते हैं। आगे हमने बात की थी जैसे मैनेजमेंट एनालिसिस, तो मैनेजमेंट एनालिसिस भी करना रहता है। कुछ और भी चीज़ें होती है, कुछ रेशियो और भी होते हैं जो शायद हम नहीं देख पाए। प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर चुके हैं कि उसको कैसे देखना है, बैलेंस शीट को आपको कैसे देखना है। तो ये सब चीज़ों को मिला के आपको फिर डिसाइड करना रहता है कि कौन सा स्टॉक पिक करें। लेकिन ये वीडियो में हमने आपको जरूर से ये तो समझा दिया कि ये कुछ चीज़ों देखोगे तो समझ लीजिए आपका 90% काम हो चुका है। अब जो 90% आपने काम किया उसमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपके साथ ये नहीं होगा कि आप लॉसेस में रहोगे, या फिर आ, कोई न्यूज़ वगैरह ऐसा हो जाता है जो मार्केट को मैनिपुलेट करता है, तो आपके मैनिपुलेट होने के चांसेस, आपका खुद का रिसर्च है इसलिए आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। फिर वो न्यूज़ हो या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा बैरियर होता है, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपको बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहे। थैंक यू सो मच।